धर्मांतरण का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क चलाने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की कर लेते हैं। एटीएस की रिमांड में छांगुर एक एक करके अपनी धर्मांतरण वाली साजिश का सच उगलता जा रहा है। एटीएस की टीम ने यह पता लगाने में लगातार लगी हुई है कि मामूली से जलालुद्दीन ने आखिर धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा मजहबी नेटवर्क खड़ा कैसे कर लिया। लेकिन अब छांगुर की जिहादी साजिश के शिकार लड़कियां खुद सामने आकर छांगुर और उसके रैकेट का राज बता रही हैं। छांगुर के छल में फंसकर धर्मांतरण करने वाली ऐसी ही 3 लड़कियों ने आज लखनऊ में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धर्म परिवर्तन नेटवर्क से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इन सभी लड़कियों ने बताया है कि जलालुद्दीन और छांगुर अपने गुर्गों की मदद से हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाता था, फिर ब्लैकमेलिंग या जोर जबरदस्ती के दम पर लड़कियों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देता। हिंदू लड़के लड़कियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाने के लिए छांगुर ने यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में अपना पूरा जाल फैला रखा था। धर्मांतरण के धंधे के लिए छांगुर ने 579 हिंदू बहुसंख्यक जिलों की पहचान कराई थी, जहां उसके 3000 से ज्यादा शागिर्द हिंदुओं को टारगेट करने के काम में लगे हुए थे, जिसमें शामिल 1000 मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बरगलाने का काम किया करते। छांगुर गैंग ने इसी तरह से 2019 में एक लड़की को अपना शिकार बनाया। लड़के ने दावा किया है कि पुलिस ने भले ही धर्मांतरण गिरोह के सरगना छांगुर को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन यह मजहब नेटवर्क अब भी जमीन पर मजबूती से काम कर रहा है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं। आप एफआईआर उठा के देखो, जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अब 50% की कार्रवाई है, क्योंकि छांगुर एक मास्टरमाइंड था। उसने आप देखें तो प्रॉपर्टी उसकी ज्यादातर अपने नाम से नहीं है। 2 दिन के बाद छांगुर की रिमांड खत्म होने वाली है। उसके पहले एटीएस की टीम लगातार छांगुर के विदेशी नेटवर्क और जिहादी फंडिंग के सोर्स खंगालने में लगी हुई है। इसी बीच जांच के दौरान एटीएस को धर्मांतरण नेटवर्क में छांगुर की पार्टनर नीतू उर्फ नसरीन के लैपटॉप से कई अहम जानकारियां मिली हैं। दरअसल नीतू की छांगुर की विदेशी फंडिंग का हिसाब किताब वही रखती थी। नीतू के लैपटॉप में छांगुर के मुंबई से दुबई तक के कनेक्शन के रिकॉर्ड हैं। हर लेन देन के लिए नीतू अलग अलग कोडवर्ड में बातचीत करती, इस्तेमाल करती। एजेंसियां अब नीतू के लैपटॉप से मिले कोड वर्ड्स को डिकोड करने में जुटी हुई हैं। इसी बीच छांगुर बाबा को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यह तो साफ है कि छांगुर पैसों के दम पर अपने खिलाफ होने वाले किसी भी कार्रवाई से बच जाता, लेकिन छांगुर अपनी मजहबी साजिश के लिए सिर्फ धनबल ही नहीं बल्कि बाहुबल का भी इस्तेमाल किया करता था। पता यह चला है कि छांगुर की यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद से भी खूब छनती थी। बीजेपी के पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा ने दावा किया है कि अतीक अहमद 11 साल पहले जब श्रावस्ती से लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, तब छांगुर बाबा ने अतीक के लिए बाकायदा चुनाव प्रचार किया था। कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। छांगुर को लेकर लगातार नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब इसका नेटवर्क जमीन पर कितना बड़ा है, उसको तोड़ना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे कई सवाल भी इस खबर को लेकर खड़े हो रहे हैं। आगे जानकारी मिलेगी, आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए, पहलगाम हमले के करीब 2.5 महीने बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में माना है कि सुरक्षा में चूक की वजह से 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। हमले में 26 टूरिस्टों की जान चली गई थी। पहलगाम में जो हमला हुआ उसने बहुत सारे सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े कर दिए। क्या ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की, सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है? नहीं, मैं समझता हूं कि इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं, इसमें और किसी की जिम्मेदारी मैं क्यों कहूं। लेकिन उसको गहराई में उसके जाने की जरूरत है। बैसरन जो स्थान है पहलगांव के पास, 3 दिन पहले ही वो खुला था पर्यटकों के लिए। जो सज्जन उसको चला रहे थे, एक प्राइवेट ऑपरेटर हैं, उन्होंने जेकेटीडीसी में एक एप्लीकेशन दी थी, कुछ पैसा भी जमा किया था, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली थी। जब पूरा पैसा जमा करते तब उनको परमिशन
3 दिन पहले तक वहाँ बारिश हो रही, 3 दिन पहले से कुछ लोग वहाँ जा रहे थे। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पहले से रेकी की हुई थी, अब तो तथ्य सामने आ गए हैं नईए की जांच के बाद, और उन्होंने निर्दोष निरपराध नागरिकों को निशाना बनाया, और जिस तरह से निशाना बनाया मैं समझता हूँ वो पूरे भारत की आत्मा पर एक गहरा चोट था। ये सच है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मैं उस सवाल पर आऊँगा आपके, लेकिन उसमें एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही है। जिस प्रकार से उस घटना के बाद आम कश्मीरी या आम जम्मू कश्मीर का आदमी पाकिस्तान और आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा हुआ है, बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि 5 साल में मैंने कभी नहीं देखा। अनेक लोगों से मैंने बात की जो 40-50 साल से जम्मू कश्मीर को जानते हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसा दृश्य हमने नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना या CAPF सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना काम कर रही थी। अब आवाम से जब समर्थन नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि आतंकवाद ऐसे ही अंतिम सांसें ले रहा था। बिल्कुल, जब समर्थन आम आदमी से नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा सहूलियत होगी आतंकवाद को समाप्त करने में। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बड़ा सबक दिया है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सद्बुद्धि आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भी टेरर इंसिडेंट को हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि अभी ऑन है। हाँ, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यूड है। तो मैं समझता हूँ कि अगर बाहर से लोग ना आवे तो अब जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। मैं कहूँ कि सामान्य स्थिति हो रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर और विस्तार से बातचीत है जो आप चर्चा विचित्रा में देखने वाले हैं शनिवार रात 10:30 बजे। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। जब लौटेंगे तो दिखाएंगे आज का जनहित मंत्र। आप देखते रहिए ABP न्यूज।